अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि पाकिस्तान की मईशत डूब रही है। हुक्मरान तबका और माहिरीन मईशत इसका बरमला इजहार कर रहे हैं, लेकिन क्या शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत को इस मामले की संगीनी का एहसास है भी या नहीं? हालात तो यह है कि एक हालिया इंकशाफ के मुताबिक 26 बिजली घरों को गुज़श्ता 10 साल के दौरान 1200 अरब रुपए से जायद की अदायगियां की गई। हद तो यह है कि इन पावर प्लांट्स को बंदिश या खराबी के बावजूद अदायगियां बिला तात्तुल जारी रहीं। रवा साल जुलाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिजली महंगी होने की वजह से 50% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। पेट्रोलियम शोबे के गर्दिशी कर्ज की रकम 2897 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। सिंध और पंजाब में गुज़श्ता माह अगस्त में कपास की पैदावार में 60% तक खतरनाक कमी हो चुकी है। मुल्क भर के 29 शहरों का 61% पानी गैर सेहत बख्श करार दिया जा चुका है। एक तरफ तो हुकूमत उधार तेल के लिए दोस्त मुल्कों की मिन्नत कर रही है, IMF के सामने मजीद कर्ज के लिए कशकोल लिए खड़ी है, और दूसरी तरफ हुक्मरान तबके के अलल्ले तलल्ले खत्म होने के बजाय मजीद बढ़ गए हैं। हुकूमत ने न सिर्फ यह जानने के लिए कि किसी इदारे की निजकारी हो सकती है या नहीं हो सकती, सिर्फ यह जानने के लिए 1 अरब 99 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और फिर निजकारी का मशवरा मिलने के बाद उस पर अमल भी नहीं किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और वुजरा की सिक्योरिटी पर इस साल अप्रैल में 4 करोड़ 78 लाख रुपए के खर्चात आए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ होता है कि वजारत खजाना ने खिलाफ कानून अफसरान और अमले को एक साल में 24 करोड़ रुपए के 4 एजाजिये जारी कर दिए। याद रहे कि कुछ अर्सा कबल अक़वाम मुत्तहिदा के एक आला एहलकार ने इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान की अशराफिया सालाना 17 अरब डॉलर्स, जी हां 17 अरब डॉलर से जायद की बरात लेती है। दूसरी तरफ अवाम के हालात यह है कि शदीद तरीन महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से मुल्क में खुदकुशियों का रुझान बढ़ रहा है। हाल ही में लाहौर में अकील नामी एक शख्स ने पुलिस हेल्पलाइन 15 पर कॉल की कि घर में राशन का एक दाना नहीं, 7 माह से घर का किराया नहीं दे सका। मैंने इन हालात से तंग आकर खुद समेत बीवी और 5 बच्चों को जहरीली गोलियां दे दी हैं। बादअज़ां पुलिस बर वक्त पहुंची और उस खानदान को बचा लिया गया। यह सवाल यह है कि क्या मईशत की खराबी की वजह यह सियासी बहरान नहीं है? क्या हुक्मरान तबका ही मुआशी लूट खसूट में मुलव्वस तमाम अशराफिया का सहूलतकार नहीं? ऐसी हुकूमत जिसकी कोई साख ही ना हो, जिस पर इंतखाबी धांधली के संगीन इल्जामात हों, क्या वो बड़े सियासी और मुआशी फैसले कर सकती है? पाकिस्तान में यह रिवायात जड़ पकड़ रही है कि जब एक हुकूमत बरसर इक़्तिदार आती है तो दूसरी इताब का शिकार होती है। क्या इस निज़ाम और तर्ज अमल के साथ पाकिस्तान को दरपेश संगीन चैलेंजेस का हल निकल सकता है या नहीं? ये तमाम अहम सवालात रखते हैं पाकिस्तान के मारूफ सीनियर सहाफ़ी, दानिश्वर, कॉलम नवीस हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब। मुख्तसर वक्त में कोशिश की कि जो मारूजी हालात आपके सामने रखे जा सके। कहाँ लेके जाएंगे सर इस मुल्क को हम? कहाँ लेके जाएंगे, ये गे वाली बात अमीर अब्बास साहब मुझे समझ नहीं आई। आप पहुंच चुके हैं, तकरीबन मंजिल के करीब हैं। अब एक बात जो आपने की है वो मैं आपको थोड़ा करेक्ट करूं, चूँकि मैं फॉर्मली तो मैं आई एम एन इकोनॉमिस्ट, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है। मैं कोई जर्नलिज्म या कोई MA इंग्लिश उर्दू हिस्ट्री करके नहीं आया। एक बात बिल्कुल जहन में रख लें आप भी और आपके व्यूअर्स भी, बच्चा औलाद चाहे टार्जन की हो, सैमसन की हो, रुस्तम की हो, उसको बचपन में से गुज़रना पड़ता है। फिर लड़कपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, ये बहुत सारा। मईशत भी इसी तरह, रातों रात मईशत ना बनती है ना बिगड़ती है। ये जहन में रखें, पाकिस्तान में हर बरसर इक़्तिदार आदमी है इसकी तबाही में मुकम्मल हिस्सा डाला है। एक छोटी सी बात अर्ज करूं, लेकिन मुसीबत यह है हमारे यहाँ दिमाग इस्तेमाल करने का रिवाज ही नहीं है, खोपड़ियाँ खाली हैं। पाकिस्तान जब बना तो क़यामत का समा था, क़यामत। मलक मिराज खालिद मरहूम हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब भी रहे, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी रहे, बहुत काबिल पढ़े लिखे दयानतदार आदमी थे। उनका एक जुमला सुनो, उन्होंने कहा था, अ लॉट ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, नॉट इवन अ सिंगल मैन डाइड फॉर पाकिस्तान। इसको समझो।
दूसरी बात, जब पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया तो बर्बाद हो चुके लाखों ख़ानदान थे, पीछे जो बच्चियाँ, माएँ, बहनें, बेटियाँ रह गईं, नौज़ायदा बच्चे करपानों पे उछाले गए, जवान ज़िबा हुए, जो कुछ भी हुआ 14 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त, 16 अगस्त, आगे उससे आगे तबाही थी, बर्बादी थी, सब कुछ था। पाकिस्तान मकरूज नहीं था, बल्कि उल्टा हिंदुस्तान से लेना था, जिसके लिए गांधी जी ने मरण व्रत रखा था कि भले हमें पाकिस्तान हजम होता है, नहीं होता, पसंद है या नहीं, ये उसका हक बनता है, पता नहीं कितने 75 करोड़ या फलाना देना है। गौर करें, मुसीबत यह है हम बेहिस किस्म के डंगर लोग हैं, सोचते नहीं। पाकिस्तान बना, 7 जाली क्लेम बने, जाली जातें बनी, सब कुछ हुआ, तबाही और बर्बादी का समा। कर्ज का 1 रुपया नहीं था पाकिस्तान पे। आज आपकी आइंदा नस्लें गिरवी पड़ी हैं, बिके हुए हैं, रहन पड़े हैं आपके वो बच्चे जो अभी पैदा भी नहीं हुए, जो पैदा हो चुके हैं बदनसीब, उनमें से हर बच्चा जो है वो लाखों का मकरूज है। तो इकोनॉमिक्स की बुनियाद कोई ख़ानदान हो, कौम हो, कबीला हो, मुल्क हो, इकॉनमी ना रातों रात बनती है, कोई ताकत दुनिया की रातों रात किसी मुल्क को ताकतवर नहीं बना सकती, ना रातों रात बर्बाद। ये प्रोसेस बड़ा खौफनाक है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टी जितनी देर इक़्तिदार में रही उतनी ही जिम्मेदार है। और भुट्टो ने जो जेल में उस मुनाफिक आदमी की, जनरल ज़ियाउल हक की जेल में वो किताब लिखी थी, इफ आई एम असैसिनेटेड, उसका एक जुमला है कि जब तक पाकिस्तान में, ज़ाहिर है वो अंग्रेज़ी में थी किताब, इफ आई एम असैसिनेटेड, मैं उर्दू में उसको बयान कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में भरपूर तब्दीली नहीं आती तो इस मुल्क में तब्दील करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। तो यू ऑलरेडी रीच्ड देयर। पाकिस्तान प्रैक्टिकली फॉर द लास्ट सो मैनी डेकेड्स, ईयर्स नहीं कह रहा मैं, हलवाई की वो मुहावरे वाली दुकान है जिस पे दादाजी की फातिहा पढ़ी जाती है, ये वही दास्तान है। तो बाकी किस्से कहानियाँ ले के बैठे रहो, रोते रहो, होना वाना कुछ भी नहीं। उसकी वजह है जी कि जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, हो रहा है और होता रहेगा, चूंकि अभी तक एक इंडिकेटर ऐसा नहीं है। एज अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, 40-45 साल हो गए इसी प्रोफेशन में, और सवाए काम के और कुछ नहीं किया। कोई स्कैंडल किसी हुकूमत के साथ बनी नहीं, और 1.5 साल भी नहीं हुआ था पीटीआई की हुकूमत को जो मैंने कॉलम लिखा, जी बिल्कुल, उस पर लोगों ने कॉलम लिखे कि ये क्या हो गया। मैंने लिखा था कि लानत हो मुझ पे जो मैं इनको सपोर्ट करता रहा हूं, याद है? बिल्कुल। तो मेरे जैसे आदमी की किसी हुकूमत से बन नहीं सकती, उसकी वजह है ये ठगों, चोरों, डाकुओं, इररिस्पॉन्सिबल लोगों की, कोई टीटी कुमार है, कोई कमीशन कपूर है, इस तरह के लोग हैं ये वो मटीरियल ही नहीं है। अब जो आवाम को ये जो आपने कहा ना कि ये वो मटेरियल ही नहीं है, ये वो सब्सटेंस ही नहीं है कि जो मुल्क को आगे लेके जा सके, आवाम को लीड करे। लेकिन खुद से या किसी और की मदद से बार बार यही मटेरियल, यही सब्सटेंस इक़्तिदार में आ रहा है। आपकी इजाज़त से एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापसी पे अब 16 महीने हमारे सामने पीडीएम की हुकूमत के थे, अब फिर 6 महीने उसी सेटअप के कमोबेश, यानी वो जमातें उसमें से कुछ निकल गई हैं, कुछ वही अभी भी मौजूद हैं, इसी इत्तेहाद का हिस्सा है। ये दोनों जमातें इस वक्त जो बड़ी बरसर इक़्तिदार हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, क्या ये माज इक़्तिदार की सियासत तक महदूद होगी? एक ब्रेक के बाद हसन निसार साहब से। ब्रेक के बाद खुशामदेद। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद है। हसन निसार साहब, 3 बड़ी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। तहरीक इंसाफ पहली बार मरकज़ में इक़्तिदार में आई, वो इस वक्त मार भी पहली बार खा रही है। उसने उस तरह से मार पहले कभी नहीं खाई जैसे पीपल्स पार्टी, नून लीग माजी में खा चुकी हैं।
पीपल्स पार्टी नून लीग बार बार इक्तदार में आई, बार बार निकाली भी गई। ये दोनों हर तरह से तजर्बाकार जमातें थी। इनको एस्टैब्लिशमेंट का भी तजर्बा था, इनको उतार चढ़ाव का तजर्बा भी था, इनको आलमी सियासत और साजिशों का तजर्बा भी था। क्या इन दोनों जमातों से रिवायती तर्ज सियासत की तवक्को की जा सकती है या इनको बेहतर तरीके से सामने आना चाहिए था? नहीं, आप एक बुनियादी बात भूल रहे हैं। ये तौहीन नहीं, मैं मिसाल देने के लिए बात आपको या आपके व्यूअर्स को समझाने के लिए कर रहा हूँ। कुत्ता शागिर्दी कर ले अगर बड़े गुलाम अली खान की, तो वो भैरवी और दरबारी और फलाने राग गाएगा, उसने भौंकना है। एक एक आम सी बात है, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, आपके व्यूअर्स के साथ। एक बिच्छू और कछुए में दोस्ती हो गई, तो बिच्छू ने कहा कि मुझे यार दरिया की सैर कराऊं। अच्छा, वो ले गया, वो अब ऊपर बैठा उसको डंग मारता रहा, 2-3 दिन ही होता रहा। तो कछुए ने कहा, तीसरा दिन था उसका, वो ऊपर से डंग मारे जा रहा है और कछुए की सेहत पे फर्क कोई नहीं पड़ रहा। तो उसने कहा, यार तू अजीब आदमी है, मैं तुझे सैर करा रहा हूं, बुल्ले लुटवा रहा हूं, प्रोटोकॉल दे रहा हूं, तो बदबख्त तू मुझे डंग पे डंग मारे जा रहा है। उसने हंस के कहा कि यार वो ये तो मेरी आदत है। तो फिर कछुए ने डुबकी लगाई, चीखें निकल गई बिच्छू की। तो कछुए ने कहा, मेरी भी ये आदत है, मैं तेरी वजह से लिहाज कर रहा था, ये इनकी आदत है। अमीर अब्बास जरा गौर करो, हम तो आम ऑर्डिनरी पीपल, मतलब कोई अल्लाह माफ़ करे कोई सूफी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। मैं तो इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता। औलिया होना तो बहुत बड़ी बात है। बात सुनो, ये मुझे ज़िंदगी में 2-3 ऑफर्स आई थी इस तरह के। ओ मैंने कहा दफा करो। और बात सुनो, दर दर जाके तुम भीख मांगो, तावान हो, खराज हो, भीख हो, एक ही चीज है, मांगना मांगना है। रब के अलावा किसी से कुछ भी मांगना भिखारियों का काम। दर दर जाके तुम मांगो वोट, झूठ भी बोलो, कस्में भी खाओ, जात बरादरी भी बेचो, अपना फिरका भी बेचो, जो कुछ है बेचो। उसके बाद ये टके टके का इनका पैकेज होता है। अगर हराम ना हो मुझे बताओ, मैं जाऊंगा आवाम की खिदमत करने। मुझे आवाम से इतनी मोहब्बत नहीं है। अगर मैं को खबीस सियासतदान होता तो मैं ये जुमला नहीं बोल सकता था। 2-3 बार कहा गया, बहुत इंसिस्ट करने पे पीटीआई शुरू 1.5 साल के बाद, और मैंने कहा नहीं, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। क्यों? और तुम इतने ईदी हो, और तुम इतने औलिया हो, यानी पेट पे पत्थर बांध के। इनको मिलता क्या है पहले मुझे ये बताओ। कभी प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह सुनो, चौंचले, नाज, नखरे, प्रोटोकॉल, कमीशन, किकबैक, ये बहुत खौफनाक पैकेज है। मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिकल लीडर का जिस दिन वो पॉलिटिक्स में एंटर हुआ उस साल उसका टैक्स देखो कितना, आज उसकी वर्थ कितनी है पता लग जाएगा। आप भी मुनाफिक हैं, मैं भी मुनाफिक हूं, हम असली बात करते ही नहीं। और ये को पता की बात है, ये को अकल की बात है जो मैं कर रहा हूं। When Nawaz Sharif took over as finance minister Punjab, what was his total worth? उस साल कितना टैक्स दिया था बोलो। लेकिन वो हसन साहब, इनके खानदान के अफराद तो कोई कहता है जी हम 70 साल से कारोबारी लोग हैं, कोई कहता है हम पाकिस्तान बनने से पहले से एक मिनट ना, अपनी भी कल इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। उस साल टैक्स बता दो ना, वो तुम्हारी वर्थ बता देगा। मैंने इस साल कितना टैक्स दिया है भेड़ियों को, 10 साल बाद पूछ लेना। पिछले साल कितना था, उससे कितना था। और ये 7 भाई थे, इनके जो वालिद थे शरीफ साहब मरहूम। बाकियों की औलाद ने भी तरक्की की है, वो तो इनका अशरे शीर भी नहीं है। इन्होंने की पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स होल टाइम काम होता है। चलो जी प्रोफेशनल्स रख लिए,
इनकी और उनकी ग्रोथ मुझे बताओ, बाकी किसी खानदान की वो वर्थ है? मियाँ शरीफ मरहूम के ये 7 भाई थे जी जी। मॉडल टाउन में। उस जमाने में जब टके टोकरी था, ये शोर कलर व ज़्यादा ज़मीन थी। जाओ जाके पता कर लो मॉडल टाउन सोसाइटी से क्या वर्थ थी इसकी। ओ भाई, यही हाल है हर एक का। कैसे बढ़ जाता है मुझे नहीं बर्थ। एक होती है नेचुरल ग्रोथ, एक होती है अननेचुरल। मैं जो मर्जी भौंकता रहूं, छोड़ो। मुझसे सीधा पूछो ना। सही बात। यानी ये वो मेंटालिटी है। ये मैंने कहा था या आपने कहा था? बताओ मुझे कि अगर मेरे एहसास मेरी इनकम से बहुत ज्यादा हैं, तुम्हें क्या, तो किसी को क्या तकलीफ हो? ये कोई बात है करने वाली? ये पाकिस्तान के 3 दफा के वजीर आजम और 3 दफा के वजीर आला नवाज शरीफ ने कहा। हाँ, तो बस वो क्या कह रहे हैं उसको गोली मारो। इस पे गौर करो मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि मैं अवाम में से हूं। सही बात। मैं न्यूट्रल हूं। अब हसन साहब, मेरा कोई पिछले दिनों हमारी तरबियत भी, बात सुन ले पहले जी, हमारी तरबियत भी उल्टी है। पिछले दिनों मुझे पता लगा, मेरे कैमरा मैन, मैं तो बाहर जाता ही नहीं, मिलने जुलने वाला ने दसिया कि जी वो बरसात है, बहुत तेजी से पानी निकाला गया है। भाई पेड अ कॉम्प्लीमेंट टू मरियम। लोग हैरत जदा। मैं कहूँ तो क्या हो गया यार, मेरा बेटा या मेरी बेटी अच्छे ग्रेड्स लेके आएगी, मैं अप्रिशिएट करूंगा, पॉकेट मनी बढ़ा दूंगा, फलाना। ग्रेड्स घटिया होंगे, आप क्या करोगे बताओ? सही है, सर्जरिश करेंगे। तो हम किसी के बकाऊ नहीं है, ना मुलाजम है, ना यहाँ को आशिकी मशूकी चल रही है। नो, पीपल्स पार्टी अच्छा करेगी, बिल्कुल सही कहेंगे। ये नहीं, मैं पागल हूं। यही ऑब्जेक्टिविटी इसी का नाम है ना इसलिए वो साफत में। छोड़े यहाँ, ये क्या कहते हैं, मेरिट देखें। सही बात। क्रिकेट टीम आपकी जलील हो गई पूरी दुनिया में, अब वो क्या कहते हैं, उसको गोली मारो, रिजल्ट देखो। अभी सर ये मेरी तरफ से भाड़ में जाए, सबसे बड़ी जमात, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं क्रिकेट वगैरह, मैं मिसाल दे रहा हूं। इस वक्त वो सर क्या कहते हैं, इस वक्त सर सबसे बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ, अवामी मकबूलियत के अतबार से भी और कौमी असम्बली में नंबर गेम के अतबार से भी। सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर, बानी लीडर, वज़ीर आज़म रहने वाले इमरान खान पिछले तकरीबन 13-14 माह से जेल में है। कोई उम्मीद आपको लग रही है कि वो बाहर आ सकेंगे? देखो यार, मैं आपको एक बात बताऊं, हमें मैक्रो लेवल पे देखना और सोचना चाहिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स। लेकिन हम चूँकि बुनियादी तौर पे, देखो एक बात है, इस पर कभी गौर करना, 24-25 करोड़ इधर हैं, 20-22 करोड़ इंडिया में हैं मुसलमान, बांग्लादेश में, ये कहाँ से आए हैं मुझे ये बताओ। बताओ इनमें से कितने लोगों का ईरानियन या सेंट्रल एशियन या अफगान या अरब ऑरिजन है? 5 करोड़ होंगे और 10 करोड़ होंगे। होता ये है कि जब कोई लोग मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे जब अपना धर्म छोड़ते हैं या कोई नया मज़हब कबूल करते हैं, उनके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सलातीन दिल्ली ने हिंदुओं के ऊपर ये पाबंदी लगा दी थी कि वो इस्लाम कबूल नहीं कर सकते, चूँकि वो इसकी आड़ में जजिए से बचना चाह रहे हैं। होता ये है कि बुत परस्तों, आपकी हज़ारा साल की तारीख है यहाँ इस खित्ते में बुत परस्ती की, हमने शख्सियत परस्ती शुरू कर दी। अब इन टर्म्स ऑफ एन इंडिविजुअल मैं इस काबिल नहीं हूँ कि सोच सकता। असल बात यह है, मुल्क किधर जा रहा है, किधर जाता दिखाई दे रहा है, मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब, सीनियर सहाफ़ी, कॉलम नवीस दानिशवर हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा या मौजूदा रहनुमा, ये भी अभी फ़र्क वाज़ेह नहीं है, उन्हीं से बात करेंगे, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून या तो कन्फ्यूजन का शिकार है या फिर यह डबल गेम खेल रही है। एक तरफ वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह इस बात का इकरार कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम पार्टियों से गैर मशरूत मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ यह दावा करते नजर आते हैं कि नवाज शरीफ ने PTI से मुज़ाकरात की बात नहीं की। PTI जब तक 9 मई के वाक़े पर माफ़ी नहीं मांगती, बातचीत नहीं हो सकती। मजीद यह कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने मुतालबा किया है कि नवाज शरीफ को अवाम ने नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ने जितवाया है।
लिहाजा नवाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए। याद रहे कि चंद हफ्तों कबल पत्तन ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि आम इंतखाबात में नवाज शरीफ को जितवाने के लिए इंतखाबी अमले ने जाली फॉर्म 47 तैयार किए। शायद यही वजह है कि वोट को इज्जत दो के बयानिए से यू टर्न लेने के बाद इक्तदार को गले लगाने वाली नून लीग क़यादत से कई सीनियर नून लीगी राहें जुदा कर चुके हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने अडयाला जेल में समाअत के बाद सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि नैब तरमीम अपील के बायस शहबाज शरीफ के 4, नवाज शरीफ के 5, जरदारी और उसके करीबी लोगों के 9 रेफरेंस फ्रीज हुए पड़े हैं। कौमों को तबाह करने के लिए दुश्मन के हमले की जरूरत नहीं होती। इदारों पर करप्ट और नाअहल लोग बिठा दिए जाएं तो कौमें खुद ही तबाह हो जाती। यहां सवाल यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत ऑपोजिशन से सियासी मुज़ाकरात से घबरा रही है? क्या वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़ने और इक़्तिदार की सियासत की वजह से नून लीग की साख मुतासर हुई है? क्या आम इंतखाबात के नताइज का तनाज़े हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के लिए लम्हा फ़िक्रिया नहीं? क्या अवाम पाकिस्तान पार्टी को ऑपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहिए? तमाम सवालात और सियासी हालात रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक सीनियर रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। एक तवील अरसा आपने नवाज शरीफ साहब के साथ मुस्लिम लीग नून में गुजारा। आप बिल्कुल हरावल दस्ते में शामिल थे, डट कर अपनी पार्टी और अपने लीडर के लिए बात करते थे, आवाज़ उठाते थे। ये आज जो नवाज शरीफ हमें नज़र आ रहे हैं, वोट को इज्जत दो को छोड़ के, और वो आज कहाँ खड़े हो गए। आज उनकी हुकूमत को कोई हाइब्रिड रजीम कह रहा है, कोई हाइब्रिड 2.0 कह रहा है, कोई हाइब्रिड प्रो मैक्स कह रहा है। ये कहाँ आ गए नवाज शरीफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, जब आप कोई जमात हो या लीडर हो या कुछ लोग हों, अगर वो उसका नज़रिया सिर्फ ये आ जाए कि हमने हर सूरत में इक़्तिदार में बैठना है और हमने सिर्फ नौकरी करनी है और हमने सिर्फ हुक्म मानना है, तो फिर यही पोजीशन होती है जो आज मुस्लिम लीग नून की हो गई है। ये बड़े दुख की बात है, बड़ी बदकिस्मती है कि आप जानते हैं कि 2018 के बाद, उससे पहले भी हम मसलसल आकर ये बात करते थे कि अगर हमने जमहूरियत पर बिलीव करना है, अगर हमने आईने पाकिस्तान को सबसे मुकद्दम ठहरना है और इसी पे ही अमल करना है, तो फिर हमारे फैसले खुद होने चाहिए। और हम उस वक्त की जो हुकूमत थी उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे, उनको बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद करते थे। बदकिस्मती से हमने इक़्तिदार की खातरून से भी आगे चले गए और हम वहाँ पहुँच गए जहाँ मुझे बड़ा दुख से ये कहना पड़ता है कि काश ये लीडरशिप ऐसे फैसले न करती। अब से वो जो वोट को इज्जत देने वाला मामला है वो भी हमने दफन कर दिया। वो जो हम बाकी बातें करते थे कि हम एहतसाब करेंगे, वो भी हम सारे पास कुछ नहीं रहा। जिस वोटर के सर पर हम ये कहते थे वो वोटर भी हमसे नाला हो गया। और ऐसी हुकूमत मिली है जो रात को फॉर्म 47 के नतीजे में हुकूमत हमने ले ली। ये सारे वो इकदाम है जिससे न जमातों की शोहरत में इजाफा होता है और न लीडरों की शोहरत में इजाफा होता है। ये वो सारी चीज़ें जो जिसने भी जिस वक्त भी की हैं उसका नतीजा उसके हक में अच्छा नहीं निकला। बहरहाल आज बड़ी बदकिस्मती हुई है कि इस जमात ने भी सिर्फ इक़्तिदार की खातिर और अपनी ज़ात की खातिर ऐसे ऐसे फैसले कर लिए हैं जो ना करते तो आज अवाम में बड़ी इज्जत होती, लोगों में ज़्यादा मकबूल होते, लोग इनके बारे में बहुत अच्छी राय रखते होते। लेकिन हर वो कदम उन्होंने उठाया है जो न तो जमहूरियत के लिए बेहतर है और न पार्टी के इंटरेस्ट में था, और अब वक्त ने साबित किया कि शायद ये मुल्क के इंटरेस्ट में भी नहीं था। अब्बासी साहब 3 दफ़ा वज़ीर आला रहे नवाज शरीफ, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे कौमी असम्बली में, सूबाई वज़ीर रहे, वज़ीर ख़जाना रहे, वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन रहे। इतना प्रोफाइल सियासी उरूज पाकिस्तान में उनके अलावा 78 सालों में किसी शख्स को हासिल नहीं हुआ। क्या फ़र्क पड़ता अगर वो चौथी बार ना बनते वज़ीर आज़म, लेकिन उसूलों पर डट जाते, उसूल बरकरार रहते, ना बनते वज़ीर आज़म। जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गया वो चौथी दफ़ा ना भी बनता तो क्या फ़र्क पड़ता? क्यों नवाज शरीफ कॉम्प्रोमाइज़ कर गए? मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ और हम भी यही सोचते थे कि हमारी ये जो जमात थी ये हम बड़ी तवील जदोजहद कर रहे थे सारे इसमें बैठकर, हम क्रिटिसाइज कर रहे थे। हम कहते थे कि 2018 का इलेक्शन हमारा चुराया गया है। हम उस वक्त के आर्मी चीफ और DGI का नाम लेकर कहते थे टीवी में आके कि हमारे साथ मुश्किलात में हमारा इलेक्शन हमसे छीना गया। हम कहते थे कि हमारे खिलाफ नैब इस्तेमाल किया गया है, नैब के केसेस बनाए गए हैं।
और हम समझते थे कि शायद हम एक ठीक और उस वक्त सिमत पे चल पड़े, लेकिन जो ही ऑफर हुई कि आए अब इमरान खान के खिलाफ हम अदम एतमाद करने जा रहे हैं, और आप हिस्सा बोले, हिस्सा क्या, हमने तो सबसे आगे हो गए। हमने फिर उसी वक्त नजरिए को भी दफन कर दिया, वोट को इज्जत देने वाली बात को भी दफन कर दिया, जो बड़ी बड़ी तकरीरें और बातें की थी उनका भी ख्याल नहीं रखा, और फिर इक़्तिदार में शामिल हो गए। वो जब PDM की हुकूमत बनी, उस हुकूमत में जो जो जमातें शामिल हुई हैं उनको बहुत नुकसान हुआ। लोगों ने उनके इस अमल को पसंद नहीं किया। वो समझते थे कि ये जमहूरी अमल नहीं है कि आप उस वक्त की स्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, स्टेब्लिशमेंट के कहने पर ये सारे काम कर रहे हो। आप तो साबित भी हो गया। फिर ये इलेक्शन हुए, इलेक्शन लीडर्स और जमातें जीतती भी हैं और हारती भी हैं। हार मेरे नज़र में कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है कि बाज़ दफ़ा अवाम का फैसला आप मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से फिर यहाँ रात को रिजल्ट चेंज हुए, पाकिस्तान सारे में लोग कह रहे हैं कि हमारे रिजल्ट चेंज कर दिए गए हैं, फॉर्म 47 कहाँ से बना है, पोलिंग पे कोई और जीता है, बाद में किसी और को जिताकर हुकूमत में बिठा दिया गया। ये बात किसी तनाज़र में भी कोई बहुत अच्छा इकदाम नहीं था। अगर ये लीडरशिप उस वक्त कह देती कि नहीं हम ऐसा इक़्तिदार नहीं चाहते, हमने गलती की है PDM की हुकूमत उस वक्त लेने में, लेकिन अभी हम ये गलती नहीं करेंगे कि हम इस तरह का इक़्तिदार हासिल कर ले सिर्फ। लेकिन आपको पता है कि ख़ानदान में बच्चों की भी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं। बच्चे कहते हैं कि हम किसी तरह इक़्तिदार में आ जाएं। वालिदैन की भी शायद ये ख्वाहिश होती है कि हमारी ज़िंदगी में बच्चों को हम आगे ले। जिधर आप इशारा कर रहे हैं मरियम नवाज की तरफ, तो क्या नवाज शरीफ साहब ने अपनी सिर्फ बेटी को वज़ीर आला बनाने के लिए या बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए पूरी सियासी जमात, अपना 30, 35, 40 साल का नजरिया, सियासी सफर, सब कुछ उन्होंने तय कर दिया, और पार्टी में आप समेत चंद लोगों के अलावा, 4, 5, 10 लोगों के अलावा कोई खड़ा नहीं हो रहा। इतनी बड़ी पार्टी है कि मियां साहब हम सारे आपकी बेटी के लिए तो नहीं कुर्बानी देने के लिए सियासत में आए थे। देखिए, कोई जुर्रत कर सकता है, वो बात करता है, कोई जुर्रत करता है, वो इख्तिलाफ करता है, वो कहता है मैं नहीं चाह सकता, और कुछ लोगों ने बहुत किया भी है दिल से। बहुत सारे लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं वो इस अरेंजमेंट से खुश नहीं थे, लेकिन शायद उनके पास चारा नहीं था, शायद उनके अपने सीटों का लाभ होता है कि मेरी सीट मुझसे न चली जाए, मेरी वजारत मुझसे न चली जाए, मैं यहाँ कोई पोजीशन ले लूँ। लेकिन अक्सरियत लोगों को मेरा ख्याल है कि ज़रूर सोचते भी थे। जब हमें प्राइवेट मिलते थे तो सारे ये बातें करते थे, सारे ये कहते थे कि ये बहुत जुल्म, और अब भी कहते हैं। और बहुत अच्छा होता कि इन बच्चों को अभी वक्त है, अभी इनको कहते हैं कि आप जमातों के अंदर काम करें, अभी आप वक्त आएगा तो आपको ये पोस्टें मिलेंगी, लेकिन हम अपने असूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्योंकि यही वो बेसिस है जिसकी वजह से आदमी एक आगे जा सकता है, और ये यही असूल थे जिन पे ऊपर अगर कारमान रहते तो हमारी ये बहुत बड़ी जमात थी पाकिस्तान की, और रहती। लेकिन अगर आपने कोई भी वजह हुई है, जिस वजह से भी आपने अपना नजरिया कुर्बान किया है, आपने अपनी जो लोगों के साथ और इस कौम के साथ ऐद किया था कि हम सारे अब नजरियाती हैं और नजरिए की बुनियाद पर चलेंगे, अगर हम उससे पीछे हटें या कोई ताकत का किसी ने इस्तेमाल किया है और हमारी कोई मजबूरियां थी, जो भी वजह थी, बहरहाल ये फैसला ठीक फैसला नहीं था मेरी नज़र में। और इस फैसले ने जमहूरियत को तो जहाँ नुकसान दिया है वो तो दिया ही दिया है, इस जमात को भी ऐसा नुकसान दिया है कि अब बड़ा मुश्किल है कि जमात भी अब रिकवर कर सके। अब्बासी साहब, आपकी पार्टी और जरदारी साहब की पार्टी, खुद जरदारी साहब भी इमरान खान साहब पर तंज और तनकीद किया करते थे, और दोनों जमातों की तरफ से होता था कि जी ये तो छिपकली से डर जाता है इमरान खान, और ये तो अंग्रेज़ सिफ्त आदमी है, अंग्रेज़ तबीयत का मालिक है, ये तो मुश्किल झील नहीं सकता, ये तो एक दिन भी जेल में नहीं गुजार सकता। कुछ नामुनासिब तंज भी किया जाता था। गुज़श्ता तकरीबन 15 महीनों से उनकी पार्टी 16 महीनों से सफ़र कर रही है, और ख़ुद वो 13-14 माह से जेल में है। आप तवक्को कर सकते थे कि वो इतना स्टैंड ले लेंगे? नहीं, ये वाकई ये तवक्को करना, उस वक्त जो लोग बातें बताते थे, मेरी खुद तो इमरान खान साहब से कोई रब्ता नहीं रहा, लेकिन जिस तरह की लोग बातें करते थे और हम भी बातें करते थे, और हम भी टीवी में कहते थे कि अगर इनको जेल में डाला गया तो सब पता चल जाएगा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में दो लोगों ने बड़ी दिलेरी के साथ, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बड़ी दिलेरी के साथ जेल काटी है और अपने मिशन पे खड़े रहे, और ये दूसरी इमरान खान साहब ने भी बहुत दिलेरी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने जेल काटी। और इसमें भी बड़ी बहादुरी कि वो ना रोज़ रोते नहीं है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरा मैट्रेस ठीक नहीं था, मेरा खाना ठीक नहीं था। ये लीडरशिप
क्वालिटीज़ होती हैं। अभी तक जो चीज़ नज़र आई है कि उन्होंने दिलेरी के साथ, अपने मुसम्मा मरादे के साथ वो खड़े हैं और अपने, और इस तरह लीडर्स का जब मुश्किल वक्त में टेस्ट होता है उसी वक्त लोग उसे गेज करते हैं, उसे वही हिस्ट्री बाद में उनको देखती है कि किस तरह उनका कंडक्ट रहा है। मेरा ख्याल अभी तक उन्होंने अपने कद में बड़ा इजाफा किया जब से वो जेल में गए। एक बड़ा फर्क और नजर आ रहा है उनमें और दीगर जो सियासी लीडर्स उनके कद के या उनके हमपल्ला बड़े लीडर्स हैं कि 13 माह से वो जेल में हैं, उन्होंने एक बार भी बीमारी का जवाब नहीं बनाया कि मुझे किसी अस्पताल में दाखिल कर दिया जाए, कम से कम जेल से तो जान छूटे ना, अस्पताल में ज़िंदगी गुजार लूँ या मेरा इलाज बाहर से करवाएं। नवाज शरीफ साहब हमारे सामने हैं, शहबाज शरीफ साहब का बाहर ट्रीटमेंट हुआ, जरदारी साहब यहाँ पे उन्होंने धमकी लगाई कि हम ईंट सेंट बजा देंगे, उसके बाद वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। उसके अलावा जितनी लीडरशिप है PMLN पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ रहनुमा जब वो गिरफ्तार होते रहे तो उनमें से अक्सर खास तौर पर सिंध में वो ज़्यादा वक्त फिर अस्पताल में गुजारते थे, बाद में पता चलता था कि वो तो जेल में नहीं है, वो तो अस्पताल में है। तो उनका अभी तक एक बार भी बीमार ना होना इमरान खान का, ये कैसे देखते हैं आप? बीमार कोई भी नहीं होता था जी, वो सिर्फ बहाने होते थे। मेल मिलाप होता था, डॉक्टरों से मुलाकातें की जाती थी, उनसे बातें की जाती थी कि हमें किसी तरह रेफर कर दे अस्पतालों में ताकि हमें आज़ादी हो, कि हमारे AC लगे हों और हमारे खाने आ रहे हों, और जेल से भागने का वो सारा तरीका होता है। और ये बड़ा मुश्किल काम है, सच्ची बात है, ये हर एक के बस का काम नहीं है। ये या तो अल्लाह ताला किसी को ताकत दे या फिर कोई बहादुरी से जेल काट सकता है। वो फिर कहता है कि नहीं, मैं अपने नज़रिए पे कायम हूँ। हाँ, ये मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि इमरान खान साहब ने बाकी लीडरशिप को दिलेरी के साथ जेल काट कर उनको अपने दिलों में भी शर्मिंदा कर दिया है और बाकी लोगों के सामने भी मिसाल कायम हो गई है कि ये जब इक़्तिदार मिलता है तो बीमारियाँ इनसे ख़त्म हो जाती हैं, और अगर जेल मिल जाए तो सारे बीमार हो जाते हैं। तो ये फ़र्क ज़रूर है। अभी आखिर में फरमाए सर कि अपने तजर्बे और अपने मुशाहिदे और हालात को देखते हुए अब इसी तरह से अगले 3-4 साल 5 साल चलेंगे जब तक ये हुकूमत का अरसा है और जब तक रियासत चाहती है, या कोई ब्रेक थ्रू लग रहा है अगले चंद हफ्तों महीनों में? देखिए, जब ये इलेक्शन जब भी किसी मुल्क में होते हैं, और इस मुल्क में भी हुए थे, तो 3 बड़े इशू थे। एक था कि इस मुल्क के अंदर इकानमी की बहुत बुरा हाल था, और था कि शायद ये कोई भी नई हुकूमत आएगी तो इसमें बेहतरी लाएगी। दूसरा था कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी तो इसमें कमी आएगी, और तीसरा लॉ एंड ऑर्डर। तीनों मामला बदतरीन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। इकानमी की ये सूरत हाल है कि आज आप महंगाई तूल आज में पाकिस्तान में देख लें कितनी ज़्यादा महंगाई है। लोग बिजली का बिल देने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। ये कहते थे कि फलां ममालिक से हमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, हमें सऊदी अरेबिया खड़ा है देने के लिए, हमें दुबई, हमें कतर, हमें चाइना, किसी ने एक पैसा इनको नहीं दिया। मुश्किलों से इन्होंने मिन्नतें करके IMF से जो पैसे लिए थे, अब IMF का मामला भी मुझे मुश्किल लग रहा है कि दूसरी दफ़ा शायद वो अभी तैयार नहीं है, अभी तक जब सितंबर में नाम नहीं आया। और आप अंदाज़ा करें कि कितनी हमारे लिए हम छोटे लेवल पे चले गए हैं कि अगर IMF की किस्त मिलती है तो हम पाकिस्तान में आके मुबारकें वसूल करता है उस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर और सारी हुकूमत कि हमें कर्जा मिल गया है। तो कोई इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, पाकिस्तान से लोग भाग रहे हैं, पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं, इन्वेस्टर मुल्क से भाग जा रहे हैं, स्ट्राइक रोज हो रही हैं। तो ये तो इकानमी की तो बहुत ही बुरा हाल है। अब देखें अनसर्टेनिटी में तो इतना इजाफा हो गया कि हर आदमी पूछता है कि कल क्या होने वाला है। पूरे पाकिस्तान में आप देख लें, पार्लियामेंट की तरफ कोई मुड़ के देख नहीं रहा। अदालतों, पार्लियामेंट और हुकूमत की आपस में लड़ाई, एक दूसरे के आमने सामने खड़े, और जब लोग जीते हुए हैं वो बाहर हैं और जो हारे हुए हैं वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। तो किस तरह इस मुल्क में अंदर कोई ऐसा अमल आएगा? और जब तक ये अनसर्टेनिटी रहती है, इस तरह का अमल रहता है, दुनिया का इन्वेस्टर भी नहीं आता। लॉ एंड ऑर्डर का मामला आप देख लें, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है इस वक्त। बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि इस मुल्क के अंदर कोई हुकूमत है, लग ही नहीं रहा कि कोई इस मुल्क के बड़े जो इशू है उन पर सोच रहा है बैठकर। ये बड़े बड़े इशू हैं, ये ऐसे बड़े इशू हैं कि मैं समझता हूँ 1 मिनट ज़ाया किए बगैर हुकूमत को, सारे इंस्टीट्यूशन को सर जोड़कर बैठना चाहिए था कि भाई इतने बड़े हालात ख़राब है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, क्यों हमारा यूथ हमसे खफा है, क्यों हमारा नौजवान हमसे दूर जा रहा है। ये नौजवान जो इस मुल्क के 70% नौजवान इस मुल्क में रह रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? और इसी तरह इकानमी का बुरा हाल है, इसी तरह बेयकीनी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। मैं नहीं देख रहा कि इन सूरत हाल में ये हुकूमत को बहुत लंबा अरसा निकाल लेगी। ये कुछ महीने तो हो सकते हैं, साल मुश्किल लग रहा है। बहुत अहम और बड़ी फिक्र अंगेज बात कर रहे हैं। बहरहाल
तकरीबन बेशतर लोगों की इसी से मिलती जुलती राय है, जो बेलाग राय जावेद अब्बासी साहब आपके सामने रख रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी पीर को। देखते रहिएगा जमहूरियत।